नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल मैंने आपको ये बताया था कि आप और हम मिलकर रोज करंट अफेयर्स की क्लास के माध्यम से जुड़ेंगे। अब तरीका ये कर सकते हैं कि पहले मैंने बताया था 1-2 तारीख को ले आऊँ, फिर 3-4 की लाऊँ, फिर 5-6 की। इस प्रकार से अपन चलेंगे जब तक एक पूरा इस महीने का शेड्यूल सेट नहीं हो जाता पर डे के लिए। तब तक अपन जो बकाया दिन अपने आगे चल रहे हैं उनको कवर करने के बाद फिर अपन रोज प्रतिदिन की क्लास प्रतिदिन लेके आएंगे, डेली टू डेली। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। इसी के साथ मैं आगे बात करूं, पहले इसको अपन बड़ा व्यवस्थित बड़े फॉन्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़े थे करंट 1 तारीख के और 2 तारीख के, और आज अपन पढ़ेंगे 3 तारीख और 4 तारीख का करंट। वो भी कौन से महीने का? तो इसी महीने का, जुलाई का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आगे चलते हुए, एक राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में रेरा कहते हैं, के अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उनका नाम क्या है। तो जस्टिस मदन गोपाल इनको नियुक्त किया गया है। तो जस्टिस मदन गोपाल किनके लिए? तो रेरा के अध्यक्ष पद के रूप में। वैसे रेरा की फुल फॉर्म की अगर बात करूँ तो अपीलीय उसमें नहीं आता है। अगर बात करें तो रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, क्या नाम है रेरा का? फुल फॉर्म क्या है? बाई चांस अगर आपसे पूछ ले कि रेरा की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको क्या याद रखनी है? रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण। ठीक है, अंग्रेजी में पूछ लिया जाए तो रियल एस्टेट रियलिटरी अथॉरिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, ये अपने किसकी फुल फॉर्म है? तो रेरा की। अब ये इसलिए बनाया गया, पहले रियल एस्टेट को बनाया गया। रियल एस्टेट का जो भी कारोबार लोग करते हैं उनके लिए सहयोग और हेल्प के रूप में इसकी स्थापना की गई। मगर बाई चांस कोई विवाद हो जाए तो उसके निपटारा के लिए कहाँ जाए, तो निपटारा नहीं होता था पहले। तो उस निपटारे के लिए क्या बनाया? रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आपको कि भारत में रेरा की स्थापना कब हुई, तो आपको तारीख याद रखनी है 1 मई 2016। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में रेरा की कब आई, तो पहले इसकी क्या आती है? अधिसूचना। राजस्थान वाले डायरेक्ट लागू कुछ नहीं करते, पहले उसकी अधिसूचना लेके आते हैं, फिर उसको लागू करते हैं। तो अधिसूचना कब आई? तो 1 मई 2017 को इस रेरा की क्या आई? अधिसूचना आई। और लगभग 2 साल बाद 6 मार्च 2019 को रेरा को कहाँ पर लागू कर दिया गया? तो राजस्थान में लागू कर दिया गया। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज आपको पता हो गई है, रेरा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और उनका नाम क्या है? मदन गोपाल, जस्टिस मदन गोपाल। पहला प्रश्न ये था। इसके साथ अगर आप देखना चाहें रेरा की फुल फॉर्म, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न अगर आप देखना चाहें तो भारत में रेरा की स्थापना, और चौथा प्रश्न भारत में अधिसूचना और लागू। इस एक स्लाइड से आप 4 प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगली ओर चलते हैं, अगले स्लाइड पे, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कुल कितने गांवों का चयन किया गया है? तो आपको क्या याद रखना है? 5000 गांवों का चयन किया गया है। किस योजना के तहत? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ठीक है, अभी पंडित दीनदयाल पखवाड़ा भी चला, उसके बाद में चर्चा करेंगे। अपन पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो प्रारंभ करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ठीक है, किनके हाथों से शुभारंभ हुआ, किसने शुरू करी? तो आपको क्या याद रखना है? मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे मेन उद्देश्य क्या है? गरीबी मुक्त करना ना। देख पा रहे हो, गरीबी मुक्त गांव योजना, यानी कि गाँव में जो भी गरीबी है उस गरीबी को क्या करना है? मुक्त करना है। मुक्त, गरीब जो गांव है उसको गरीबों से मुक्त बनाना है। इसका उद्देश्य गरीबी कम करना और लोगों को छोटे व्यवसायों
व नौकरियों के जरिए बेहतर आय अर्जित करने में मदद करना। अब गरीबी तो ऐसे मिटेगी नहीं, वहाँ के लोग रोजगार और कामों में से लीन होंगे, अच्छी आय होगी तभी जाके गरीबी मिट सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गाँव में गरीबी मुक्त बनाने के लिए क्या करेंगे, गरीबी की कम करने के लिए लोगों को छोटे व्यवसाय व नौकरियों की व्यवस्था करवाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कितने गांवों का चयन किया गया, इसका तो पहला चरण है, और पहले चरण में कितने गांवों को चयन किया गया है, तो 5000 गांवों का चयन किया गया है। गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवारों को 21,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी कि जो भी गरीबी रेखा निर्धारित की जाएगी उसके ऊपर कोई परिवार उठकर आता है तो उसको प्रोत्साहन राशि का कितना रुपया दिया जाएगा, तो 21,000 रुपये दिए जाएंगे। अब एक खाते का सत्यापन, अब तक खातों का कितना सत्यापन हो चुका है, 17,891 खातों का क्या हो चुका है, अब तक सत्यापन हो चुका है। और डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से लगभग 22,400 परिवारों को इस योजना का फायदा मिल चुका है। और अब तक गवर्नमेंट के पास इस योजना के माध्यम से आवेदन कितने आए हैं, तो 61,442। ठीक है, और जब ये कार्य शुरू होगा तो आत्मनिर्भर परिवार जो भी बनेंगे राशि प्राप्त करने के बाद उनको एक कार्ड प्राप्त होगा जिसका नाम है आत्मनिर्भर परिवार कार्ड। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में आत्मनिर्भर परिवार कार्ड किस योजना के तहत दिया जाता है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ठीक है, इसमें कितनी राशि दी जाती है, दूसरा प्रश्न आपके कितनी राशि है, तो 21,000 रुपये की राशि दी जाएगी, वो भी तब जब वो गरीबी की उस रेखा को पार कर ले। उद्देश्य क्या है, तो गांवों को क्या बनाना, गरीबी मुक्त बनाना। 4 प्रश्न आपके इस स्लाइड से भी कवर होते हैं। हालांकि ये बड़े एग्जामों में ये अब सद में पूछ सकते हैं, मगर आप चाहें तो उसको भी लिख कर बढ़िया पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें सहायता व योजनाओं की बात करें तो बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार हेतु 1,00,000 तक की सहायता दी जाएगी। अब कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो रोजगार व्यवसाय करके उस गरीबी रेखा को क्रॉस करे, तो उसके लिए बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार यानी छोटा मोटा कोई भी स्वयं द्वारा रोजगार किया जाए उसके लिए 1,00,000 तक की क्या की जाएगी, सहायता दी जाएगी। उसके अलावा महिला एसएचजी यानी कि स्वयं सहायता समूहों को परिवारों को लगभग 15,000 रुपये की कार्यशील पूंजी दी जाएगी। और आवेदन हेतु क्या है, तो आय सृजन, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन। अगर आवेदन हेतु अगर प्रयास करना है तो जिला रैंकिंग पुरस्कारों की भी इसमें मतलब इसमें एक पुरस्कार भी निर्धारित किए गए हैं। जो इस श्रेणी में प्रथम आएगा 50 लाख, द्वितीय आएगा 35 लाख और तृतीय आएगा 25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, पुरस्कार राशि दी जाएगी। अगली स्लाइड आती है 2 जुलाई से 4 जुलाई 2025 तक मल्हार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा या किया जा रहा है। वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो आपको ये नाम याद रखना है, जवाहर कला केंद्र जयपुर। क्या पूछेगा एग्जामिनर, मल्हार महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जवाहर कला केंद्र ना देखकर वो क्या भी दे सकता है, जयपुर दे सकता है। और ये कब मनाया गया है, तो 2 जुलाई से लगभग 4 जुलाई 2025 तक। अगली ओर चलते हैं। अगली स्लाइड की मैं बात करूँ तो आपको एक नाम दिख पा रहा होगा, शानदार सा उमा चौधरी। अब इनका नाम इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। और स्वर्ण पदक भी कौन सी प्रतियोगिता में जीता है, तो विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता। यानी कि राजस्थान में विश्व पुलिस एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग लेने जो पहुंची थी उनका नाम था उमा चौधरी। और उस प्रतियोगिता में उन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया, तो स्वर्ण पदक। अब ये पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उमा चौधरी अपने कहाँ की भाई, राजस्थान की। कहाँ के हैं, राजस्थान के। तो बात करते हैं उमा चौधरी जो कि अपने कहाँ की निवासी है, जोधपुर की। उनका खेल कौन सा है, जेवेलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकना। अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता यानी कि प्रतियोगिता कौन सी थी, विश्व पुलिस एथलेटिक प्रतियोगिता। भाग लेने राजस्थान की कौन सी बेटी गई, उमा चौधरी।
ठीक है, या इनका आयोजन कहाँ पे हो रहा था? तो तीसरा प्रश्न अमेरिका में। उमा चौधरी का खेल कौन सा है? चौथा प्रश्न जेवलिन थ्रो। उमा चौधरी अपने कहाँ की बेटी है? जोधपुर राजस्थान की बेटी है। पांचवा और छठा प्रश्न कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। और इन्होंने क्या किया था? भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और भाला भी कितने मीटर का फेंका है? तो 47.86 मीटर का। वर्तमान में CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भोपाल में ये पदस्थ है। ठीक है, फोटो आप देख पा रहे होंगे। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? तो याद रखना है नाथद्वारा में। कहाँ पे हुई? नाथद्वारा। नाथद्वारा अपने कहाँ पर आता है? तो राजसमंद में। कहाँ पे आता है? राजसमंद जिले में। और राजसमंद जिला आपको पता ही राजस्थान में ही है। ठीक है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, क्या नाम बताया? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RSLSA में 5 अप्रैल 2025 को कहाँ पर? नाथद्वारा राजसमंद के होटल रेडिसन में एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन, जिसका नाम था हरित न्याय, हरित एवं स्वच्छ वातावरण और सतत विकास में विधिक सेवा संस्थानों की भूमिका को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? ग्रीन जस्टिस, हरित न्याय का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें कहाँ किया गया? तो नाथद्वारा राजसमंद में। किस जगह पर किया गया? तो होटल रेडिसन में। कब किया गया? तो अप्रैल 2024 में। ठीक है, आगे चलते। समारोह का प्रारंभ कहाँ से किया गया? पिपलांतरी गांव के दौरे से हुआ। इन्होंने समारोह का कार्यक्रम कहाँ से किया? पिपलांतरी, आप सभी ने सुना होगा, राजसमंद में एक सबसे फेमस गांव है राजस्थान का, इसका नाम पिपलांतरी ग्राम। यहाँ के सरपंच साहब ने एक ऐसी मुहिम चलाई थी जिसमें गांव की किसी भी घर में अगर किसी बच्ची का जन्म होता है तो उस कंडीशन में उस पिता या माता को कितने पौधे लगाने हैं? 111 पौधे लगाने हैं। कितने पौधे? 111। अब उन्हीं 111 पौधे, यानी कि इस तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी एक स्कीम निकाली है, जिसके तहत जिसकी भी घर में बच्ची का जन्म होता है तो वह परिवार कितने पौधे लगाएगा? 11। कुल मिला के वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वृक्ष लगाने की 20 वर्षीय परंपरा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी कि जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता सहित इनको क्या कहा गया? करा गया, सराहा गया। क्योंकि पिपलांतरी गांव में इतना अच्छा गांव हो गया तो जस्टिस अपने BR गवई और संदीप मेहता ने इस काम को बहुत अच्छा और सराहा। ठीक है, अब रसला RSLSA की नई पहल सृजन की सुरक्षा 2025। कौन सी पहल है? सृजन की सुरक्षा 2025 इको फेमिनिज्म, जिसमें राज्य के 36 जिलों में, कितने जिलों में? 36 जिलों में संचालित ग्राम पंचायतों में हर लड़की के जन्म पर कितने पौधे? 11 पौधे लगाने हैं। और ग्रीन गर्ल कार्ड वितरण की योजना है। 11 पौधे लगाने हैं और ग्रीन गर्ल कार्ड देना है। अब इस स्लाइड से आपके कितने प्रश्नों की बात करता हूं, तो मैं अप्रैल 2025 में कौन सा ग्रीन जस्टिस या हरित न्याय की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो अपने नाथद्वारा में हुई। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? तो राजसमंद में होता है। कौन सा अपने मिशन है? तो सृजन की सुरक्षा 2025। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? 36 जिलों के 36 जिलों में किसी परिवार में लड़की का जन्म होता है तो उस परिवार को कितने पौधे लगाने हैं? 11 पौधे लगाने। और पौधे लगाने के बाद कौन सा कार्ड दिया जाएगा? ग्रीन गर्ल कार्ड। तो ग्रीन गर्ल कार्ड अपने किससे सम्मति थे? तो सृजन की सुरक्षा 2025 से। ये किस स्तर पर किया जा रहा है? तो पिपलांतरी गांव का जो 20 वर्षीय से चलता आ रहा 111 पौधे लगाने का सिस्टम बच्ची के जन्म पर, उसी ही की तर्ज पे ग्रीन गर्ल कार्ड और सृजन की सुरक्षा 2025 शुरू किया गया है। ठीक है, आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। 4 जुलाई का करंट है। ये नाम आपको दिख पा रहा होगा, जो नाम है अश्विनी विश्नोई। क्या नाम है? अश्विनी विश्नोई। ठीक है, इन्होंने 2025 में एक प्रतियोगिता हुई थी, इसका नाम था अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप, और इसमें इन्होंने 65 किलो वजन वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। क्या नाम है?
अश्विनी बिश्नोई। कब की बात है? 2025। प्रतियोगिता कौन सी है? अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप। पदक कौन सा जीता है भाई इन्होंने? गोल्ड मेडल। कितने बार में? तो 65 किलो वजन वर्ग के। ठीक है, अब मैं बात करूं अश्विनी बिश्नोई अपने कहाँ की है? तो राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की है। अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लिया था। इसका आयोजन अपने कहाँ हुआ था? तो वियतनाम, और वियतनाम में एक जगह है जिसका नाम है वुंग टाऊ। फिर बात करूँ पदक की, 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल। किसको हरा के? तो चीनी पहलवान को 2-0 से हराकर। इसके अलावा 2023 में अंडर 15 में एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था इन्होंने? गोल्ड मेडल। 2024 में अंडर 17 में एशियन चैंपियनशिप में भी क्या जीता? गोल्ड मेडल। और वर्तमान अपने बात कर ही ली है अपने कि 2025 वर्तमान 0 से 17 एशियन चैंपियनशिप में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता। कौन है? भिलवाड़ा की। क्या नाम है? अश्विनी बिश्नोई। इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया? अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने वर्ग में? 65 वर्ग में भाग लिया। क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। कहाँ की है? भिलवाड़ा की है। इसका खेल का प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो वियतनाम वुंग टाऊ में हुआ। ठीक है, इसके अलावा 23 में भी ये एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत सकती है, 24 में भी जीती है, और वर्तमान 25 में भी ये क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे एक अच्छा सा। आगे चलते हैं इसी के साथ। देश की पहली बाल निगम सभा, कौन सी सभा? बाल निगम सभा का आयोजन कब किया जाएगा? 15 अगस्त को किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। और ये कौन करवा रहा है? तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज विभाग। चार ही चीजें हैं, आपको पूछ लिया जाए। देश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन कब होगा? 15 अगस्त को होगा। 15 अगस्त के दिन देश में पहली बार बाल निगम सभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर में किया जा रहा है। जयपुर में की जाने वाली देश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन कौन कर रहा है? तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज विभाग द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट। क्या नाम है? माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट में कुल कितनी इकाइयां? 4 इकाइयां, यानी कि यूनिट भी कह सकते हैं। एक इकाई कितने वाट की होगी? 700 मेगावाट की होगी, की शामिल होगी, जिसमें इसकी कुल क्षमता लगभग 2800 मेगावाट की हो जाएगी। यानी कि जो अपने माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट है, जो राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट है। पहला अपने रावत बाटा वाला है, दूसरा अपना कौन सा है? माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा वाला। इसमें 4 इकाइयां डेवलप्ड की जा रही है, जो 4 इकाइयां लगभग प्रत्येक इकाई अपने, मतलब हर इकाई अपने 700 मेगावाट की होगी। और 700 मेगावाट एक इकाई का, यानी 4 इकाइयों का मिलाकर लगभग कितना हुआ? 2800 मेगावाट इकाइयों का सृजन नया किया जा रहा है। और माही बांसवाड़ा परमाणु प्रोजेक्ट यानी कि MBRAP शॉर्ट फॉर्म के प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्या है ये? प्रस्तावित क्या है अपने? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और बांसवाड़ा के नपला गांव के पास माही नदी के किनारे क्या है? स्थित है। कितनी इकाइयां? 2800 मेगावाट। ऐसे बहुत बार मेगावाट के प्रश्न पूछे गए, तो आपको ध्यान रखना है। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट में कुल कितनी इकाइयां? 4। कितने मेगावाट की? 700। टोटल कितनी हो गई? 2800। ठीक है, ये किस प्रकार का न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? ये प्रस्तावित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक बात करें, स्वामी अंशुस्कृति विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि अश्विनी का एक शॉर्ट फॉर्म है कि ये जो संस्था है, ये जो लिमिटेड कंपनी है, वो इस काम को करेगी। और इस काम का जो शेयर है NPCL का कितना है? तो अपने 51%। और NTPC का है कितना? तो 49%। यानी कि अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड जो अश्विन है अपने, इसमें जो शेयर है वो 2 कंपनियों का है, NPCL और NTPC। NPCL का कितना है? तो 51%। और अपने NTPC का कितना परसेंट है? तो आपके 49%। ठीक है, इन दोनों की क्या है? ये संयुक्त कंपनी है। ठीक है, 9 मई 2025 को AERB ने साइटिंग की मंजूरी दी, जो 5 वर्षों के लिए क्या है? वैध है। यानी कि ये कंपनी वहाँ कितने वर्षों तक काम करेगी? 5 वर्षों तक की इनको क्या मिल गई है? काम करने की
मंजूरी मिल गई है। मंजूरी में पर्यावरणीय, वन क्षेत्र, स्थानीय जनजाति हितों की संतुष्टि व अन्य औपचारिकताओं की शर्तें लगी हैं। यानी कि वहाँ की जो भी स्थानीय चीज़ें हैं जनजातियों के लिए, हितों के लिए, उनको कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। यह भारत की लिफ्ट मोड रणनीति के तहत आने वाला प्लांट है, जहां कुल 10 ऐसे 700 मेगावाट के रिएक्टर बनाए जाएंगे। अभी कितने रिएक्टर बनाए हैं? 4। कितने यूनिट के? तो 700 मेगावाट के। टोटल अपना कितना हो गया? तो 2800। लक्ष्य कितने का है अपने? 10। कितने? 10 बनाएंगे और प्रत्येक कितना होगा? तो 700 का। तो देख लो, ये भविष्य है, वर्तमान अपने ये। ठीक है, अगले चलते हैं। अगली प्रतियोगिता अंडर 18 फिडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट। ये 1800 नहीं, 18 होगा। अंडर 18 फिडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन अपने कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। कौन सा टूर्नामेंट? फिडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट। आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। और कौन से वर्ग के लिए? तो 18 वर्ष के लिए। आयोजक कौन थे? रॉयल जयपुर चेस क्लब एंड सर्विस। इनके सहयोगी की बात करें तो कौन है? वेब्स एनजीओ, जयपुर जिला शतरंज संघ। प्रमुख विजेताओं की बात करें, पहले पे शिवय सिंह जो प्रयागराज यूपी के थे, दूसरे पे सुदीप पाटिल जो महाराष्ट्र के थे, तीसरा अपने काव्यांश जैन जो अपने जयपुर राजस्थान के थे। ठीक है, अगली बात करूं मैं, राज्य बजट 2025-26 के अनुसार एक जगह जिसका नाम बाबड़ी खुर्द, क्या नाम है? बाबड़ी खुर्द, जो अपने कहाँ पड़ता है? फलोदी में, और दूसरी अपने पड़ती भरतपुर में क्रमश। इन दोनों जगह अपने बाबड़ी खुर्द में तो होम्योपैथिक औषधालय की स्थापना की गई है, और भरतपुर में मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग की स्थापना की गई है। नई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। पूछ लिया जाए कि बाब अपने होम्योपैथिक औषधालय बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में होम्योपैथिक औषधालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपको ध्यान रखना है बाबड़ी खुर्द फलोदी में। अगर पूछ लिया जाए मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग की स्थापना 2025-26 के बजट के अनुसार कहाँ की गई है? तो भरतपुर में। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, रट लेना, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। बाबड़ी खुर्द फलोदी क्या होगा? यहाँ पे होम्योपैथिक औषधालय की स्थापना की गई है। वहीं आपने भरतपुर में मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में MCH विंग की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना आपको। उद्देश्य की बात करेंगे, ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना। यहाँ अपनी गाँव में जो भी छोटे मोटे हॉस्पिटल या क्लिनिक होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, अर्ध शहर छोटे शहर जहाँ पे ऐसे क्लिनिक होते हैं, उनमें क्या करना है? डेवलपमेंट बढ़ाना है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में क्या लानी है? कमी लानी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से किसी दूर दराज के गांव में कोई महिला गर्भवती होती है या कोई समस्या होती है हॉस्पिटल की, तो वो महिला को 40, 50, 60 किलोमीटर के उस दूर दराज के गांव से सिटी में लाते लाते कोई भी घटना जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी कंडीशन ना हो, तो गांव में ही क्यों ना सारी सुविधाओं को उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे अपने क्या होगी? मृत्यु दर में कमी आएगी। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना, ये इस योजना का क्या है? अपने उद्देश्य है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो चीजें पढ़ी वो, अगर मैं बात करूं, मैंने आपको कल 1 और 2 जुलाई का करंट पढ़ा दिया था, और आज अपन ने पढ़ लिया है 3 और 4 जुलाई का करंट। कल अपन पढ़ेंगे 5 और 6 जुलाई का करंट। एक दो दिनों की क्लासें हैं, इसलिए आपको 20 से 25 मिनट की मिल रही होगी, लेकिन जिस दिन मैंने कि आपको कहा था एक दिन पर डे की क्लास अपन लाएंगे, शाम को ही लाएंगे आराम से, सुबह का अखबार पढ़ के उसमें से डिटेल छांट के उसमें और डिटेल्स मिला के शाम को लाएंगे। अब सुबह 7 बजे अखबार में पढ़ूंगा उठूंगा तब लाऊंगा ना, तो अपने सुबह आराम से पेपर से प्रश्न सब जगह से देश दुनिया की खबरें ढूंढ के पर डे की क्लास लाएंगे, जो अपने कोशिश कंफर्म करता हूँ मैं 10 मिनट से ज़्यादा की अपन नहीं खींचेंगे, 10-12 मिनट, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 1 घंटे तक खींचने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आपका। ठीक है, आगे की कक्षाओं में ऐसे जुड़े रहें आप। ठीक है, कल इसी के साथ मैं 5 और 6 के जुलाई के करंट के साथ आपको मिलता हूँ, इंतज़ार रहेगा आपसे।